हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुदीश वरकड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एडोग्रोन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का ये चैप्टर है बेसिकली। और इस पर्टिकुलर चैप्टर का मैंने वन शॉट वीडियो आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को और इस चैप्टर को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर देखिए उसको। आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो उसमें क्लियर हो सकते हैं। और इस वीडियो को बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन 1। तो बेसिकली क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पे जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ए, the scientific name of for humans is Homo sapiens. B, organism placed in the same genus are least closely related. And C, moving from species to kingdom, more different species are included in each higher categories. And D, species that are in the same genus share very specific characteristics. So students, यहाँ पे बताना है कि इनमें से आखिरकार इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं ए से। अगर हम ए की बात करते हैं तो साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर तो हुआ नहीं। देन आते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इनकरेक्ट वन को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बी पे आते हैं, ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द सेम जीनस आर लीस्ट क्लोजली रिलेटेड। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म जिसको एक जीनस में रखा गया है, क्या वो लीस्ट क्लोजली रिलेटेड है। दैट मीन्स क्या वो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बी जो है हमको समझ में आ रहा है कि इनकरेक्ट है। तो चलो बाकी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मूविंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, मोर डिफरेंट स्पीसीज आर इंक्लूडेड इन ईच हायर कैटेगरी। यस, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज बेसिकली वो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलती है इंडिविजुअल्स में, है ना। तो स्पीसीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। और वही किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप उसमें रहेंगे, है ना। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि जो एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट नहीं करते, उस तरीके से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि उनको भी हम किंगडम में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हायर कैटेगरी में जैसे जैसे जाते जाएंगे उतने ही क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उसमें एड ऑन होते चले जाएंगे। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट में आते हैं, द स्पीसीज दैट आर इन द सेम जीनस शेयर वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मीन्स जिनको हम एक ही स्पीसीज में रखते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं। यस, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर है वो है बी, क्योंकि बी जो है वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड हमको स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट स्पीसीज आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि प्लांट स्पीसीज को बॉटनिकल गार्डन में इसलिए ग्रो किया जाता है ताकि हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकें। यस, तो रेफरेंस एक्चुअल में यहाँ पे मिल जाता है हमको, तो रेफरेंस पर्पस से भी हम यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में प्लांट स्पीसीज को ग्रो करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें हम सी लिख देते हैं क्योंकि करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, लेबलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ इट्स बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बॉटनिकल गार्डन होते हैं वहाँ के जितने भी प्लांट लगे होते हैं उनमें आप देख सकते हो कि उनका क्या साइंटिफिक नेम है, वहाँ पे समझ में आ जाता है, और उनकी फैमिली कौन सी है वो भी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन रहता है। तो यस, ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। देन अगला स्टेटमेंट देखते हैं,
में स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन जार एंड कंटेनर। तो क्या स्पेसिमेंस को यहाँ पे जार और कंटेनर में रखा जाता है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को ही एक्चुअल में रखा जाता है, तो वहाँ पे कंटेनर और जार का कोई काम नहीं है। तो ये एक्चुअल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोर हाउस। क्या ये एक स्टोर हाउस की तरह है? विच कंटेन ड्राइड, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेन ऑन शीट। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सीट में प्रिजर्व करके किसी चीज़ को नहीं रखा जाता बॉटनिकल गार्डन में, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। देन फिफ्थ स्टेटमेंट है प्लांट स्पेसिमेंस कंटेन अ लेबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो क्या यहाँ पे जो स्पेसिमेंस रखे हुए होते हैं, क्या उनको हम लेबल करते हैं? तो बॉटनिकल गार्डन में ये भी नहीं होता, तो ये भी क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से 3 इनकरेक्ट है। तो सही क्या है? 1 और 2। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 1 और 2 कौन सा है? ये रहा। तो ए यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर। तो हमारे पास आंसर आ गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड्स इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये स्टेटमेंट्स बेसिकली किसके बारे में कहे जा रहे हैं, ये हमको बताना है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे हैं हर्बेरियम, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड बॉटनिकल गार्डन। आखिरकार इनमें से किसके बारे में यहाँ पे ये 4 पॉइंट बताए गए हैं? तो चलो देखते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला कि दे जनरली इस्टेब्लिश इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर इंस्टीट्यूट्स। इनको बेसिकली एजुकेशन पर्पज से या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हेल्प के लिए बनाया जाता है। देन दूसरा पॉइंट यहाँ पर दे हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। तो यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है एक्चुअल में वहाँ पे प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस को क्या करा जाता है? प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस पर्पस। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे स्पेसिमेंस रखे जा रहे हैं। देन दूसरा यहाँ पे इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन बॉक्सेस। और जो इंसेक्ट रहते हैं उसको हम बॉक्स के फॉर्म में रखते हैं, बॉक्स में बंद करके रखते हैं, है ना। उनको किल कर लेते हैं और पिन कर देते हैं बेसिकली, और कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंसेक्ट को भी रखा जा रहा है, एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेंस को भी रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, जरा सोचिए। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट है दे ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल टू। और इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स के स्केलेटन को भी रखा जा सकता है। तो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए जो हमारे पास आंसर आता है वो है क्या? वो है आपका म्यूजियम। क्या है? म्यूजियम। तो आप जब भी म्यूजियम जाओगे तो आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट किसके लिए बोले जा रहे हैं? म्यूजियम के बारे में बोले जा रहे हैं, है ना। चलिए अब आंसर यहाँ पे हमको पता चल गया है। चलो अब जब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट, इट इज द अक्यूरेंस ऑफ वेरिड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है भाई? बहुत सारे वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं अर्थ में, उसी को तो हम बोलते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन अगला देखते हैं ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट आ स्पीसीज। तो यहाँ पे प्लांट, एनिमल और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एज अ स्पीसीज काउंट करते हैं। यस, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज जो हैं वो हमको प्लांट में मिलते हैं, एनिमल में मिलते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे सी कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक हम इतने जो मिलियन स्पीसीज है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ईच कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्ची रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ। यहाँ पे जो हम कैटेगरी डिज़ाइन करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्ची में, तो जो यूनिट है वो किसकी यूनिट होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए सिस्टमेटिक, बी आइडेंटिफिकेशन, सी नॉमेनक्लेचर और डी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हम टेक्सोनोमिक हायरार्ची बनाते हैं वो बेसिकली क्यों बनाते हैं? वो बनाते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन पर्पस। तो इस तरीके से तो जो भी हायरार्ची में कैटेगरी आएगी
वो बेसिकली किसकी यूनिट होती है? वो यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, क्लासिफिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम ओनली फिल इन द ब्लैंक्स इज कैपिटलाइज्ड। जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इन ऑप्शंस में से किसको हम कैपिटल में लिखते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्लास, स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली। तो साइंटिफिक नेम जब भी हम लिखते हैं तो हमारा जो जीनस है उसी को हम क्या करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनरिक, वो बेसिकली क्या होता है, कैपिटल में लिखा जाता है। बाकी जो स्पीसीज है वो हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा जो है वो लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए हमारे पास ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, बी है कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी है एडॉप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डी है यहाँ पे डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली एक कैरेक्टर है जिसको जो लाइफ में हमको दिखाई देता है। देन इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइज जो केमिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं और बिहेव करते हैं। यस, ये भी बिल्कुल सही है कि ये भी एक कैरेक्टर है लाइफ का। देन उसके बाद जो एडॉप्टेशन हमें को देखने को मिलता है एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ साथ, दैट मीन्स एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऑर्गेनिज्म भी चेंज होता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन। ये भी हमको देखने को मिलता है, इसलिए ये भी एक कैरेक्टर है लाइफ का। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल टू टिश्यू। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। अब सिंगल के बारे में यहाँ पे ये वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सिंगल सेल जो रहते हैं वो बेसिकली टिश्यू का फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो है लाइफ का क्या नहीं है, कैरेक्टर नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो है आंसर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड। यहाँ पे की से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि जो हम स्टेटमेंट देते हैं की में, है ना, तो की बेसिकली क्यों यूज करते हैं? की यूज करते हैं ताकि हमको आइडेंटिफाई हो पाए कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकालते हैं। तो स्टेटमेंट बेसिकली यस और नो के फॉर्म में रहता है ये, है ना, ये चीज़ है या फिर ये चीज़ नहीं है। तो कपलेट के फॉर्म में रहता है ये। तो बेसिकली जब किसी स्टेटमेंट को हम सही प्रूफ कर लेते हैं तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमारा लीड। क्या है आंसर उसका? लीड। जो भी स्टेटमेंट हम देंगे तो स्टेटमेंट के बाद जो भी हम इसको प्रूव कर देंगे कि हाँ ये चीज़ है या फिर ये चीज़ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास लीड्स आते जाते हैं और उन लीड्स के बिहाफ पे हम पता लगा लेते हैं कि एक्चुअल में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हुआ लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। की आर जनरली, की बेसिकली क्या होते हैं, है ना, की आर जनरली डैश इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं ये? तो अगर हम देखें तो ये नेचर में कैसे हैं, एक तरीके के आपके एनालिटिकल स्टेटमेंट्स है ना। जो की होते हैं उसको हम क्यों यूज करते हैं, फॉर द एनालिटिकल पर्पस। एनालाइज करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ये हो सकता है, किस ग्रुप में ये जा सकता है। तो ये ना तो फिजिकल होता है नेचर में, ना केमिकल होता है, ना क्वांटिटेटिव होता है। ये बेसिकली कैसा होता है, एनालिटिकल। हम एनालिसिस करने के लिए इसको यूज करते हैं, इसीलिए आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक्स रिफर टू। आखिरकार सिस्टमेटिक्स हम किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देन बी ऑप्शन है नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देन अगला है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इन रिलेशनशिप। और अगला है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली सिस्टमेटिक्स जो होता है वो किसको बोलेंगे? तो हमारा जो आंसर है वो है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द इन रिलेशनशिप। मतलब डिफरेंट काइंड के डाइवर्सिटी जो हमको ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका पता लगाने को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टमेटिक है ना। बाकी जो है ये क्लासिफिकेशन के पार्ट हैं बाकी की चीज़ें। तो सिस्टमेटिक हम किसको बोलेंगे, डाइवर्सिटी का पता लगाना और उनके बीच में रिलेशनशिप का पता लगाना।
तो आंसर हमारा हो गया सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैक्सोन इज अ, टैक्सोन क्या है? तो ए हमारे पास ऑप्शन है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बी हमारे पास है स्पीसीज, सी हमारे पास है हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, और डी है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। टैक्सोन आखिरकार हम किसको बोलेंगे? तो बेसिकली जो टैक्सोन है वो क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। वो ग्रुप जो कि एक जैसे, मतलब एक जैसे कैरेक्टर्स के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट और एनिमल जिनके ट्रेट्स क्या है, सिमिलर है किसी भी रैंक के, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम क्या? टैक्सोन। क्या बोलेंगे? टैक्सोन। तो बेसिकली टैक्सोन जो होता है वो बेसिकली रैंक है ना? तो जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो आंसर हमारा ये आ गया ए, टैक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो देखो यहाँ पे जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पीसीज जो होता है बेसिकली पहले आना चाहिए अगर इस तरीके से अगर हम करते हैं तो। अगर दूसरा देखा जाए तो स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, तो देखो यहाँ पे ये भी जो ऑर्डर है ये गलत हो जाएगा। देन स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और लास्ट वाला है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, कि जो सही सीक्वेंस है वो क्या है? किंगडम से स्टार्ट होता है। तो किंगडम में फिर क्या होगा? अंदर बहुत सारे फाइलम्स होंगे, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस होंगे, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। तो इस तरीके से डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू, मेटाबॉलिज्म आखिरकार क्या होता है? रिलीज ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी, कैटाबॉलिज्म एंड गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती हैं उनको, ऑल प्रोसेस को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? चीज़ें बनती भी हैं और चीज़ें टूटती भी है। तो दैट मीन्स कि जो एनर्जी है वो रिलीज भी होती है और एनर्जी गेन भी होती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है आखिरकार वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास दे रिप्रोड्यूस, they can digest their food, they respond to external stimuli and regenerate। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात करें तो डिफाइनिंग कैरेक्टर मतलब ये होगा कि वो एक्चुअल में डिफाइन कर पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन का, तो लिविंग बींग्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे हनी बी में, है ना? हनी बी में क्या होता है? क्वीन होता है और मेल होता है। तो और कुछ यहाँ पे ऐसे और ऐसे भी रहते हैं जो क्या नहीं कर सकते, जो वर्कर होते हैं जो क्या नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इस तरीके से रिप्रोड्यूस जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बींग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा, हालांकि रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है ना? एंड दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं, है ना? सिंपल सब्सटेंस को ही क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंस ही फूड बना लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो खुद के फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, तो वो भी लिविंग होते हैं। तो ये भी क्या हुआ? कैरेक्टर यहाँ पे नहीं हुआ। देन अगला है दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो यहाँ पे देखोगे आप कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड देते हैं। यस, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। देन लास्ट से रीजनरेट। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रीजनरेट नहीं करता है। तो इस तरीके से जो हमारे लिए डिफाइनिंग कैरेक्टर है वो है सी, जिसमें हम देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। देन इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका है मैग्निफेरा इंडिका। बस सारे के सारे नेम तो बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे किस तरीके से पता लगाएंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इटैलिक में नहीं है, तो इटैलिक में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इटैलिक में 2 है। अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकेंड लेटर भी यहाँ पे कैपिटल है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। देन उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये इटैलिक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। और इसकी बात करें तो बिल्कुल इटैलिक है और यहाँ पे स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।